हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल यादव आप सबका फिर से स्वागत करती हूं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म। हम अब तक जो पढ़ कर आ चुके हैं उसमें हमने ये देख लिया है कि आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो ओव्यूल था और ओवरी थी उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सीड के बारे में कि सीड के अंदर क्या क्या चेंजेस आज आएंगे। देखो, सीड में क्या होता है बच्चों की, सीड क्या होता है, सीड किससे डराइव होता है, सीड ओव्यूल से डराइव होता है। जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर वही आगे जाके क्या बनाता है, सीड बनाता है। ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड अ सीड। सीड में भी सीड जो है बच्चों कितने तरह का हो सकता है। देखो, सीड एक तो हो सकता है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। ये क्या होता है, देखो बच्चों, हमने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के बारे में। मोनोकॉट्स जिनके अंदर सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट था और डाइकॉट्स जिनके अंदर कोई भी कॉटिलिडॉन प्रेजेंट नहीं था। तो बच्चों देखो, मोनोकॉट्स जो होते हैं ये मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म जो है रह जाता है, बच जाता है। तो एंडोस्पर्म अगर वहाँ बच रहा है तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, एंडोस्पर्मिक कैटेगरी में या एल्ब्यूमिनस सीड की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है तो अगर वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेता है, उसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड की। यानी कि उसके एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर। इसका मतलब ये जितने भी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बच्चों, ये किसके होने चाहिए, ये सारे मोनोकॉट्स के होने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ है या उसको हम बोल सकते हैं एल्ब्यूमिनस सीड है, उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो व्हीट हो गया मोनोकॉट, मेज मोनोकॉट है, बार्ले मोनोकॉट है। लेकिन बच्चों सनफ्लावर जो है हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में हुआ करता था, न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, ये डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। कोकोनट जो है ये भी मोनोकॉट है। और बच्चों एक एक्सेप्शन और है यहाँ पे, विच इज कैस्टर, जो भी क्या है, डाइकॉट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े, ये एग्जाम्पल्स इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इसमें एंडोस्पर्मिक सीड दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, एंडोस्पर्मिक सीड के। अब जरा सोचना, एंडोस्पर्म जहाँ पे बच रहा हो, जहाँ जो एम्ब्रियो है उसने सारा का सारा न्यूट्रिशन ना लिया हो, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म वहाँ उसमें बच गया हो, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। यानी कि वो जो होंगे प्लांट्स कैसे होंगे, मोनोकॉट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सनफ्लावर अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड एनसीईआरटी और कैस्टर जो है वो भी कैसा है, डाइकॉट है। तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल द मोनोकॉट्स, ठीक है, ऑल द मोनोकॉट्स हैव एंडोस्पर्मिक सीड? क्या जितने भी मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर सब में एंडोस्पर्मिक सीड होगा? क्या कह सकते हैं हम? नहीं, ऑफ कोर्स ये कैसा स्टेटमेंट होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, जैसे कैस्टर हो गया, सनफ्लावर हो गया। ये हालांकि डाइकॉट्स हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने पढ़ा एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे कॉटिलिडॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर के अंदर चना होता है, राजमा होता है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। वो 2 पार्ट्स क्या है, कॉटिलिडॉन्स है। वो किसके लिए है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि जहाँ पे एंडोस्पर्म से नहीं है, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक जहाँ एंडोस्पर्म नहीं है, एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा जो कॉटिलिडॉन्स जो है वो खा लिया है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पी, बीन्स, ग्राउंड नट्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये जो एग्जांपल्स हैं ये डाइकॉट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कैसे हैं ये, डाइकॉट की कैटेगरी में है, यानी कि इनके पास क्या है, किसी तरह का कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बच्चों अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा था कैस्टर का। ठीक है, आपने देखा था कि जो कैस्टर था, देखो इससे पहले वाली जो स्लाइड है, ये जो कैस्टर है ये क्या है,
वैसे तो ये डाइकॉट है, लेकिन क्या ये नॉन एंडोस्पर्मिक है? नहीं, ये एंडोस्पर्मिक है। ये कैसा है? एंडोस्पर्मिक है। लेकिन ये क्या है बच्चों? डाइकॉट है। तो ये क्या है? ये भी इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। एक्सेप्शंस को हम रेड से स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? कैस्टर, जो कि डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है। ओके बच्चों, तो कैस्टर इज अ डाइकॉट बट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट देयर। तो थर्ड टाइप का जो सीड है दैट इज पेरिस्पर्मिक सीड। बच्चों, पेरिस्पर्मिक सीड क्या क्या होता है? ऐसा सीड जिसके अंदर रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस हो। बच्चों, न्यूसेलस क्या था? हमने देखा था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल था और ओव्यूल के चारों तरफ न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, उन्हीं न्यूसेलस सेल में से एक जो सेल है वो ग्रो करती है और एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होती है। यही हमने पढ़ा था। तो ये जो न्यूसेलस हैं, ये सेल्स कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये न्यूसेलस सेल आपको दिखाई देती है, कुछ बची रह जाती हैं। तो उस टाइप के सीड कैसे होते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसलिए उसको पेरिस्पर्मिक सीड बोला, क्योंकि जो रेजिड्यू बच गया है न्यूसेलस का उसको क्या बोला है? उसको बोला है पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर एंड बीट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि ये ओवरी के अंदर एक क्या था? ओव्यूल था, और ओव्यूल के चारों तरफ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट थी, हमने पढ़ा था। और ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इन्हीं को ही हमने क्या कहा था? न्यूसेलस। यस, तो जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो, जो सीड बनेगा, उसमें रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आपको दिखाई देंगे। रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, जिसको क्या कहा? जिसको कहा पेरिस्पर्म। क्या बोला? पेरिस्पर्म। और ऐसा सीड जिसके अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट हो, ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में देखो, सीड हमने पढ़ लिया। सीड के चारों तरफ एक कोटिंग होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड के चारों तरफ एक लेयर भी तो प्रेजेंट होती है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट। फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स। अब ये बना कहाँ से है बच्चों? हमने देखा था कि जो ओव्यूल था उसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट थी। ठीक है, उनको हमने क्या कहा था? इंटेग्यूमेंट्स। तो वो कहाँ से बन रहा है ये सीड कोट? उन इंटेग्यूमेंट से ही बन रहा है। इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, उसका काम भी प्रोटेक्शन देने का था, तो इसका काम भी क्या है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने का होता है। अब ये जो सीड कोट होता है ना बच्चों, इस सीड की भी क्या होती है? दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं बच्चों टेस्टा, और इनर लेयर को बोलते हैं बच्चों टेगमेन। ठीक है, आउटर लेयर इज टेस्टा और इनर लेयर इज टेगमेन। ये टेस्टा और टेगमेन प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं सीड कोट, तो ये सीड कोट बनाती हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। देखो बच्चों, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आपके घर में चना होता है। ठीक है, चना, हम चने की बात करते हैं। ठीक है, तो चने की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी सी होती है, जिसमें यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो पोर है ना बच्चों, ये क्या है? ये पोर होता है माइक्रोपाइल। क्या होता है? ये पोर ही क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है। और इस पोर के थ्रू क्या होता है? दिस पोर फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखो, आपके घर में भी चना, राजमा, स्प्राउट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में रखी हैं, आपके डब्बों में बंद है, मम्मी बनाती है, टाइम टू टाइम आप टेस्ट लेके खाते हो।
अब ये जो स्प्राउट्स हैं, चना है, राजमा है, इनको अगर आप जर्मिनेट करोगे ना बच्चों, इनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन दोगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जर्मिनेट होने के लिए इनके अंदर वाटर भी चाहिए इनको, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन भी चाहिए। उसका रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? वो रास्ता प्रोवाइड करता है ये माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो पोर होता है, छोटा सा जो छेद होता है, वो ऑक्सीजन की एंट्री और वाटर की एंट्री उसके अंदर एनेबल करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंडोस्पर्म के अंदर। अब ये जो एंडोस्पर्म है, अभी हमने देख लिया था कि एंडोस्पर्म या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है सीड के अंदर तो वो क्या होंगे? मोनोकॉट्स होंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर एब्सेंट होगा तो क्या होंगे? वो डाइकॉट्स होंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। एम्ब्रियो, अब ये जो सीड है उसमें हमने देख लिया बाहर सीड कोट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है होगा या तो या एब्सेंट होगा, और उसके अंदर एम्ब्रियो होगा। और अगर एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो क्या करेगा? गिव्स राइज टू मैच्योर प्लांट। उस एम्ब्रियो से एक मैच्योर प्लांट बनेगा जो कि मेंटेन करेगा कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन, उस प्लांट की जनरेशन को आगे कंटिन्यू मेंटेन करेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। अब ये डोरमेंसी क्या होती है समझो। डोरमेंसी ये होती है बच्चों की, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आपके घर में चना है, राजमा है, छोले हैं, स्प्राउट्स हैं, ये अभी डोरमेंट कंडीशन में है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव कंडीशन में है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप इनको फेवरेबल कंडीशन दोगे, प्रॉपर इनको पानी दोगे, इनको जो है प्लांट करके, और इन पे सनलाइट आएगी तो ये क्या करेंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। इनमें से क्या निकलेगा? एक सीड में से आपको पता है, एक सीड अगर कोई जो अगर हमने उसको प्लांट किया तो एक स्ट्रक्चर निकलेगा प्लूमूल और एक निकलेगा रेडिकल, ठीक है। तो प्लूमूल जो है बच्चों, प्लूमूल इट गिव राइज टू शूट या स्टेम, ठीक है। जबकि रेडिकल जो है, रेडिकल इट विल गिव राइज टू रूट्स। हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो डोरमेंसी स्टेट है, यानी कि जो चने, राजमा, छोले हैं, ये अभी कैसे डोरमेंट है, अभी ये इनएक्टिव कंडीशन में। अगर ये एक्टिव कंडीशन में होते तो अब तक तो आपके घर में स्प्राउट्स ही स्प्राउट्स हो गए होते, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किस स्टेट में है? इनएक्टिव स्टेट में है। द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, उस समय पे सीड जर्मिनेट करने के लिए एबल ही नहीं है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीजेज एंड रीचेस 10 to 15%। उसके अंदर का जो वाटर है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है? 10 to 15% तक पहुँच जाता है। अब जर्मिनेशन आ जाता है। जर्मिनेशन इज जस्ट अपोजिट, जैसी डोरमेंसी है जर्मिनेशन उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये कैसी स्टेट है? ये एक्टिव स्टेट है। और एक्टिव स्टेट में क्या हो रहा है? एबिलिटी ऑफ अ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, ठीक है। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। अगर उसको सूटेबल टेम्परेचर दिया गया, एडिक्वेट मॉइस्चर दिया गया, ऑक्सीजन दी गई, तो क्या होगा? वो जो प्लांट होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा और एक न्यू प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म। अब ये जो सीड्स हैं उनका एंजियोस्पर्म के पर्सपेक्टिव से इनकी क्या एडवांटेज है ये देखते हैं। देखो, सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट। देखो, इनके पास क्या होता है कि अगर इनको किसी नए हैबिटेट में डाला जाए, भेजा जाए, जहाँ पे भी ये है, तो इनके जो सीड डिस्पर्सल होते हैं, पॉलिनेटर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? इनको वाइडली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सफिशिएंट फूड रिजर्व, ये वाले जो एंजियोस्पर्म के सीड होते हैं इनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, क्योंकि हमने कहा इनके पास क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग, प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यंग एम्ब्रियो बाय द हार्ड सीड कोट। जो हमने अभी सीड कोट पढ़ा था वो क्या है? यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब क्योंकि एनवायरनमेंट में क्रॉस पॉलिनेशन अगर होगा तो नई नई स्पीशीज आएंगी और नए नए न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएंगे। तो ये क्या है? ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि सीड प्रोवाइड करता है किनको? एंजियोस्पर्म्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं सीड्स
बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर। बच्चों देखो, हमारे जो किसान भाई हैं, फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सीड लेकर आते हैं, खाद बीज भंडार की जो दुकानें होती हैं वहाँ से बीज लेकर आते हैं और फिर उनको उगाते हैं हमारे खेतों के अंदर और फसलें लहलाते हैं और हम उनको खाते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हो कि अगर वो जो सीड है वो डोरमेंट कंडीशन में ही ना हो तो क्या उनको प्रिजर्व करके रखा जा पाएगा? नहीं रखा जा पाएगा। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए उनकी, देखो, सीड फॉर्म द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर एज दे शो, वो क्या शो कर रहे हैं? एक तो वो डोरमेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है बच्चों, इसीलिए वो क्या है, उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। अगर उनको वो एक्टिव ही स्टेट में हो तो उनको कैसे, आप कब तक प्रिजर्व करके रख लोगे? सेकेंड, डिहाइड्रेशन, यानी कि उनके अंदर अभी हमने पढ़ा था कि जो वाटर कंटेंट है डिहाइड्रेट होकर कितना रह जाता है, 10 to 50% ही रह जाता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये क्या है, हमारे जो सीड है इनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है फॉर आर एग्रीकल्चर। दीज टू फीचर्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सीड, इन दो फीचर्स की वजह से इनको स्टोर करके रखा जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर। अब हमारे घर के अंदर भी जो छोले राजमा हैं उन्हें हम काफ़ी लंबे टाइम तक बल्क में ले लेते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। अगर उनके अंदर ये दो कंडीशन ना हो तो क्या वो स्टोर होकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते, स्प्राउटिंग आएगी, खराब हो जाएंगे, फेंक देंगे हम, ठीक है। अब वो डोरमेंट स्टेट में है और डिहाइड्रेटेड हैं, इसलिए वो उनको रिजर्व करके स्टोर करके रखा जा सकता है। एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन। फिर हम आ जाते हैं सीड वायबिलिटी पे। बच्चों सीड वायबिलिटी क्या होती है? देखो, द पीरियड फॉर विच सीड रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। वो पीरियड देखो, अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं कि हम मार्केट से ना बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं खाने के लिए जो कि पैकेज्ड होती हैं और उन पे उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इतनी है। शेल्फ लाइफ क्या होती है कि इस प्रोडक्ट को हम इतना टाइम तक खा सकते हैं, अगर हम उसके बाद खाएंगे तो वो हमें कोई फ़ायदा तो देगा नहीं, उल्टा नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ शेल्फ लाइफ। सेम वही सीड वायबिलिटी क्या है कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कि वो सीड जो है जर्मिनेट कर सके। अगर उसके बाद उसको जर्मिनेट किया गया, हमने उसको कोशिश भी की प्लांट करने की, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जिसमें कि सीड जर्मिनेट कर सके, दैट इज नोन एज सीड वायबिलिटी। द पीरियड फॉर विच सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी इज वेरिएबल। ये जो सीड वायबिलिटी होती है ऑफ कोर्स वेरिएबल होती है। देखो किस किस बेस पे, देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बुक के एग्जाम्पल्स हैं और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं 100%। इनको स्टार मार्क आप कर लेना, इनको मैं भी स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, देखो ऑक्जेलिस सबसे पहले है। ऑक्जेलिस ये सीड जो है ये वायबल होता है फॉर फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट है ल्यूपिन सीड। ये ल्यूपिन सीड वायबल होता है बच्चों 10,000 ईयर्स के लिए, यानी कि 10,000 साल तक भी इसको अगर जो है जर्मिनेट कराया जाए तो ये जर्मिनेट होगा और प्लांट में कन्वर्ट होगा। 10,000 साल की इसकी सीड वायबिलिटी है। प्लांट कौन सा है? ल्यूपिनस आर्किटक्स, आर्कटिकस, सॉरी, ल्यूपिनस आर्कटिकस। देखो ये आर्कटिक तुंद्रा से इसको एवैक्यूएट किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है आर्किटक्स से रखा गया है, ल्यूपिनस आर्कटिकस। डेट पाम जो है नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है। सीड वायबिलिटी इज 2000 ईयर्स। इसकी जो सीड वायबिलिटी है कितनी होती है? 2000 ईयर्स की होती है और इसको इवैक्यूएट किया गया था कहाँ से? आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, किंग हेरोल्ड पैलेस नियर डेड सी। इसको कहाँ से इवैक्यूएट किया गया था? सबसे पहले तो ल्यूपिनस सीड की वायबिलिटी कितनी है बच्चों? 10,000 ईयर्स। और इसका प्लांट कौन सा था? ल्यूपिनस आर्कटिकस। और इसे कहाँ से इवैक्यूएट किया गया था? आर्कटिक टुंड्रा से। सेम वैसे ही डेट पाम की वायबिलिटी क्या है? 2000 ईयर्स। ओके बच्चों, और इसे इवैक्यूएट किया गया था किंग हेरोल्ड्स पैलेस से नियर द डेड सी। ये एग्जाम्पल आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक नोट है बच्चों। देखो एक
जो फ्रूट है उसके अंदर जो सीड होते हैं वो सीड या तो इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं या फिर उससे लेस होते हैं। देखो, द नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट इज जनरली इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी। एक ओवरी के अंदर जितने नंबर ऑफ सीड्स हैं, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं, या तो उतने ही सीड होंगे या उनसे कम होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सॉरी बच्चों, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो नंबर ऑफ सीड है वो उन ओव्यूल से एक्सीड कर जाए। इट नेवर एक्सीड्स द नंबर ऑफ ओव्यूल। एग्जाम्पल कुछ हमारी बुक में दिए हुए हैं। देखो, ऑर्किड जो है ये फ्रूट कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। ऑर्किड जो है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। और पैरासिटिक स्पीशीज सच एज ऑरोब्रैंके एंड स्ट्राइगा ऑल्सो कंटेन मैनी टाइनी सीड्स। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताती हूँ, पपाया सबने खाया। पपाया के अंदर जितने सीड्स निकल रहे हैं, वो जितने भी सीड हैं, वो सीड क्या है, नंबर ऑफ ओव्यूल हैं उस ओवरी के अंदर। अगर वो जो सीड हैं वो उतने ही होंगे जितने की नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे या फिर उनसे कम होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा को ओव्यूल के नंबर से ज़्यादा सीड का नंबर हो, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो उतने होंगे या उससे कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंगो जो है, मैंगो में 1 सीड निकलता है तो उसका ओव्यूल नंबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि ओव्यूल नंबर 1 है और 2 उसके अंदर बीज निकल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक नोट था। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों हमारे बुक के अंदर, जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 कॉटिलिडॉन्स भी हैं, सिंगल कॉटिलिडॉन भी प्रेजेंट है और एंडोस्पर्म्स भी प्रेजेंट हैं। सिंगल कॉटिलिडॉन, यस, मोनोकॉट, देखो इसमें ये जो है ये डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं, जबकि ये मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं। ये डाइकॉट्स हैं, ये है बीन और ये है आई थिंक कैस्टर है ये। बट बच्चों लिख लेते हैं इसको, दिस इज बीन, दिस इज कैस्टर, ठीक है। और ये जो सीड है ये दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों मेज का सीड और ये है अनियन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कॉटिलिडॉन्स की 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट है, सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है जिसको एंडोस्पर्म बोला, ठीक है। यहाँ पे एंडोस्पर्म भी है और यहाँ पे आपको देखो कोलोराइजा क्या होता है। कोलियोराइजा हमने पढ़ा था, रेडिकल के ऊपर की जो रूट टिप होती है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं, जबकि प्लूमूल के ऊपर की जो टिप होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसमें भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, सिंगल कॉटिलिडॉन है, एग्जाम्पल है अनियन का। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक के अंदर मोनोकॉट एम्ब्रियो ही है तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अ सिंगल कॉटिलिडॉन कॉल्ड एज स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने पढ़ा था, एम्ब्रियोनल एक्सिस के वन साइड जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, 1 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। At its lower end, the embryonal axis has a radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza। अब आएगा वो, आप पहले नहीं आया था। देखो coleorhiza और coleoptile में आपको बता देती हूँ कि इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे की तरफ जो रूट कैप होती है, रूट रेडिकल प्रेजेंट होता है, रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है रूट कैप, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक और कवरिंग जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ऐसे ही द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट स्क्यूटेलम इज द एपिकॉटिल। हमने देखा था इसके ऊपर वाला जो था ये पोर्शन, ये क्या था, एपिकॉटिल, जबकि ये पोर्शन क्या था, हाइपोकॉटिल। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर शूट एपेक्स होता है और उसमें शूट एपेक्स के ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट रीजन इज नोन एज स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल। रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडॉन अकर इन सम ग्रासेस, इट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। कुछ ग्रासेस होती हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत जो है सेकेंड कॉटिलिडॉन का रिमेन्स दिखाई दे जाते हैं जिसको बोलते हैं एपीब्लास्ट,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं फ्रूट के ऊपर बच्चों। देखो फ्रूट क्या है, अ राइपन्ड ओवरी। आप जितने भी फ्रूट खा रहे हैं, हालांकि उनमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं बच्चों, वो राइपन्ड ओवरी है फ्लावर की। अब ऐसा मत करना फ्रूट खाना मत करना, फ्रूट खाओ, हेल्दी होते हैं। लेकिन बायोलॉजी लिए ना जानना ज़रूरी है। क्या है वो? राइपन्ड ओवरी है, जिसको फ्रूट बोला जाता है। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म द वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। अब वो जो ओवरी की जो वॉल हमने देखी थी, वो क्या बनाएगी? वो फ्रूट की जो है वॉल बनाएगी, जिसको क्या कहा? पेरिकार्प। फ्रूट जो है कितने तरह के हो सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? इट डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं वो डायरेक्टली अगर ओवरी से कन्वर्ट होकर आ रहा है तो वो क्या है? ट्रू फ्रूट है। तो यानी कि जितने भी आप फ्रूट खा रहे हो सब क्या है? राइपन्ड ओवरी है, पकी हुई ओवरीज हैं जो भी आप खा रहे हो प्लांट की। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फ्रूट का वो फ्रूट जो कि अदर देन ओवरी जो है डेवलप हो रहा है, इट डेवलप्स अदर देन ओवरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल पियर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशियो। ये क्या है बच्चों? ये वो फ्रूट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से। जैसे ये जो डेवलप हुआ है एप्पल, पियर और स्ट्रॉबेरी, ये डेवलप हुए हैं थैलेमस से। थैलेमस हमने पढ़ा था, ओवरी के नीचे बल्बस पार्ट जो था दैट इज थैलेमस। तो थैलेमस से ये डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो कि कैसे बने हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं, यानी कि यहाँ पे किसी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट बने हैं। ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं और ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं बच्चों, ये सीडलेस होते हैं, क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कोई ओव्यूल भी नहीं है, ओव्यूल भी नहीं है तो कोई सीड भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना जो आप खा रहे हो दैट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई सीड नहीं है। और छोटे वाले ग्रेप्स अगर आप जो खा रहे हो जिनके अंदर बीज नहीं निकलते, वो भी पार्थेनोकार्पी से ही बनते हैं। लेकिन बड़े वाले ग्रेप्स आप खाओगे जिनमें बीज होते हैं तो वो पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर कोई बीज, किसी तरह का कोई सीड नहीं है, वो कैसे फ्रूट है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हाँ, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये जो है आप ये देख रहे हो, ये LS है और ये TS है एप्पल का, और ये स्ट्रॉबेरी है। ये किससे बना हुआ है बच्चों? ये जो पार्ट है देखो इसमें दिखाया हुआ है, ये क्या है? थैलेमस है ये, ठीक है। ये ओवरी के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर सारे फ्लावर के वॉल्स सिचुएटेड होते हैं, थैलेमस। तो थैलेमस से ये जो फ्रूट है डेवलप हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा? फॉल्स फ्रूट्स इनको हमने बोला। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सीड के बारे में पढ़ लिया है, सीड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, फ्रूट के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे आने वाले लेक्चर में हम एपोमिक्सिस और पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे उन लेक्चर्स को देखने के लिए स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।